जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज आपके लिए 13 नंबर का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। अब तक 12 प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। विश्वास रखिए, अगर जितना प्रैक्टिस सेट हम करवाते हैं उतना आप देख लेते हैं, पूरे ध्यान से एक प्रश्न को देखते हैं, विश्वास रखिएगा प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। अगर आपको सही उत्तर पता है तो बिल्कुल कमेंट करते रहें, कमेंट में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। तो पहला प्रश्न है कि पद्म भूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्या पूछा गया है? तो पद्म भूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? केवल कला, केवल विज्ञान, किसी भी क्षेत्र में उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए या फिर वीरता। तो याद रखिएगा, पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाता है किसी भी क्षेत्र में उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए। तो थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? क्या पूछा गया है? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1930, 1935, 1942 या फिर 1940। तो सही उत्तर कमेंट करते रहना है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1900 कब? तो 1940 में। कब? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था 1940 में। तीसरा प्रश्न है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां स्थित है? पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर जिनेवा। तो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां स्थित है? पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर जिनेवा। तो जिसने भी सही उत्तर जिनेवा का किया है, सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है क्या, तो ये जिनेवा में स्थित है। अगला है, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन, रासायनिक प्रतिक्रियाएं या फिर गुरुत्वाकर्षण संकुचन। तो बताना है आपको कि सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा? तो परमाणु संलयन होगा। क्या? तो परमाणु संलयन जो है ये सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होगा। और आप में से जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है। विश्वास रखिए, अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं एग्जाम में प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, निश्चित ही आप सफल होंगे। तो जिस प्रकार हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और याद रखिएगा आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। आपके एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर हम आपको 60 नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, तो चैनल से जरूर जुड़ करके रहना है। किस भारतीय खिलाड़ी को जर्सी नंबर 7 के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर या फिर महेंद्र सिंह धोनी। तो सभी को पता है ये MS धोनी का जो है जर्सी नंबर 7 था। क्या? तो जर्सी नंबर 7 MS धोनी। जो MS धोनी के फैन होंगे वो तो बिल्कुल ही याद होगा। आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि विराट कोहली का कितना है। क्या? तो विराट कोहली का बताइए। अगला है, भारतीय विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला CV रमन पुरस्कार किस श्रेणी से संबंधित है? इंजीनियरिंग, भौतिकी, जीव विज्ञान, सभी विज्ञान विषय। बताना है कि भारतीय विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला CV रमन पुरस्कार किस श्रेणी से संबंधित है? तो CV रमन पुरस्कार संबंधित है किससे? तो CV रमन पुरस्कार संबंधित है भौतिकी से। किससे? तो भारत में विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो दिया जाने वाला CV रमन पुरस्कार है ये भौतिकी के लिए संबंधित है। अगला है, गांधी जी ने किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था? 1931, 1932, 1935 या फिर 1934 में। तो गांधी जी ने किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था? 1931 में। कब? तो 1931 राइट आंसर होगा। स्मार्ट सिटीज मिशन का लक्ष्य क्या है? स्मार्ट संसाधनों को लागू करके शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र से जोड़ना, सभी शहरों में मुफ्त वाईफाई प्रदान करना, इनमें से कोई नहीं। तो स्मार्ट सिटीज मिशन का जो लक्ष्य क्या होगा? इसका जो लक्ष्य है स्मार्ट संसाधनों को लागू करके क्या? तो स्मार्ट संसाधनों को लागू करके शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या पूछा गया है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, वैश्विक भ्रष्टाचार का मुकाबला करना, पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देना, विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो जिसने भी वी ऑप्शन यानी कि सेकंड वैश्विक भ्रष्टाचार का मुकाबला करना का चयन किया है, राइट हो जाएगा। भारतीय खिलाड़ी साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस या फिर कबड्डी। तो भारतीय खिलाड़ी साइना नेहवाल जो है ये किससे संबंधित है? तो साइना नेहवाल की बात करेंगे तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? तो भारतीय खिलाड़ी साइना नेहवाल ये बैडमिंटन से संबंधित है। जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सी गैस प्रमुख रूप से वायुमंडल में CO2 के स्तर को बढ़ाती है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको बताना है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सी गैस प्रमुख रूप से वायुमंडल में CO2 के स्तर को बढ़ाती है? तो CO2 के स्तर को बढ़ाती है, क्या होगा? तो यहां पर CO2 दिया ही है, तो आसान है आपके लिए, गलत करना है नहीं। 11 नंबर का जो प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आप CO2 कहते हैं। अगला है अंतरराष्ट्रीय शांति और समझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस देश द्वारा स्थापित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र, भारत, यूनाइटेड किंगडम या फिर रूस। तो बताना है आपको कि अंतरराष्ट्रीय शांति और समझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस देश द्वारा स्थापित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू अंतरराष्ट्रीय जो शांति का ये पुरस्कार है ये किसके लिए? तो ये कहां पर? तो यूनाइटेड किंगडम होगा। क्या? तो अंतरराष्ट्रीय शांति और समझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस देश द्वारा स्थापित किया गया था? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? खनन प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के कल्याण के लिए काम करना, खनिज निर्यात को बढ़ावा देना, खनिज खनन में नई तकनीकी को बढ़ाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर होगा क्या? तो खनिज। क्या होगा? तो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा खनन प्रभावित क्षेत्रों में क्या? तो क्या होगा? तो खनन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को कल्याण के लिए काम करना। अगला है किस अधिनियम को काला कानून कहा गया? रॉलेट एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। तो रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा गया। पूछा जाए कि रॉलेट एक्ट भारत में कब आया था? तो 1919 में। इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया, इसीलिए इसको क्या कहा गया? तो काला कानून। तो रॉलेट एक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, वियना या फिर पेरिस। तो बताना है आपको कि संयुक्त राष्ट्र महासभा कहाँ स्थित है। क्या? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा पूछा गया है, यानी कि इसका जो सही उत्तर होने वाला है ये ऑप्शन होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। कहां पर? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में, याद रखेंगे। प्रदेश कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? टीबी, मलेरिया, फ्लू या फिर टाइफाइड। तो इनमें से जो कौन सा रोग है वायरस के कारण होता है? बताना है आपको। क्या? तो इनमें से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? इनमें से कौन सा रोग की बात करेंगे तो ये वायरस के कारण होता है। तो क्या होगा? फ्लू हो जाएगा। क्या? तो फ्लू हो जाएगा, याद रखेंगे। MS वर्ड इसका एक उदाहरण है। किसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आप लोग बताइए कि MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? तो MS वर्ड की बात करेंगे तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण क्रिप्टो लॉकर है? रेसमवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण क्रिप्टो लॉकर है? किसका उदाहरण जो है क्रिप्टो लॉकर है? तो ये रेसमवेयर का है। किसका? तो रेसमवेयर हो जाएगा सही उत्तर। अगला है निम्न में से कौन एक यूनिट उपकरण है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, इंकजेट प्रिंटर। तो निम्न में से कौन एक इनपुट उपकरण है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, हेडफोन, प्रोजेक्टर या फिर इंकजेट प्रिंटर। याद रखेंगे जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक इनपुट उपकरण है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? एडा लोरेंस, एलन ट्यूरिंग, टिम बर्नर्स-ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? आपसे पूछा गया है कि दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और उत्तर बताइए।
तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है एडा लोलेस को, किसे? तो एडा लोलेस इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय संरचना का क्या अर्थ है? ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और ब्लॉक परिषद, ग्राम राज्य और केंद्र स्तर, केवल ग्राम स्तर प्रशासन, जिला राज्य और केंद्र स्तर। तो आपको बताना है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय संरचना का क्या अर्थ है, क्या पूछा गया प्रश्न में। तो याद रखिएगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय संरचना का क्या अर्थ है। तो त्रिस्तरीय संरचना का जो अर्थ है ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और ब्लॉक परिषद। जो त्रिस्तरीय लिखा हुआ है इसका अर्थ हो जाएगा ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और ब्लॉक परिषद। सरकारी समितियों की सफलता के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? केवल सरकार का हस्तक्षेप, केवल बड़े लाभ कमाना, सदस्यों की सक्रिय भागीदारी, पारदर्शिता और कुशल प्रबंधन, केवल बाहरी धन पर निर्भरता। तो सरकारी समितियों की सफलता के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? सही उत्तर होगा सदस्यों की सक्रिय भागीदारी, पारदर्शिता और कुशल प्रबंधन हो जाएगा। डिजिटल फाइनेंशियल मॉडल में मोबाइल बैंकिंग का क्या लाभ है? दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्रों में भी वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करना, केवल बड़ी कंपनियों के लिए वित्तीय लेन देन, नगद लेन देन पर निर्भरता बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो डिजिटल फाइनेंशियल मॉडल में मोबाइल बैंकिंग का लाभ क्या है? सही उत्तर इसका होगा सदस्यों की सक्रिय क्या। तो बताना है यहाँ पर कि डिजिटल फाइनेंशियल मॉडल में मोबाइल बैंकिंग का लाभ क्या है। तो सही उत्तर जो होने वाला है दूरदराज से ग्रामीण क्षेत्रों में भी वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करना। डेयरी फार्मिंग किस प्रकार की फार्म आधारित आजीविका है? केवल फसल उत्पादन, पशुधन, बागवानी या फिर वानिकी। तो डेयरी फार्मिंग किस प्रकार की फार्म आधारित आजीविका है? याद रखेंगे जो सही उत्तर होगा ये पशुधन होगा। क्या? तो पशुधन। अगला है, एक सफल मार्केट लिंकेज के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, उचित पैकेजिंग और परिवहन, केवल उत्पाद की कम कीमत, केवल स्थानीय बाजार में बिक्री, केवल सरकारी सब्सिडी। तो जो 25 नंबर प्रश्न है सही उत्तर इसका होगा गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, उचित पैकेजिंग और परिवहन हो जाएगा। बजटिंग में आय का एक उदाहरण क्या है? मजदूरी या कृषि उपज की बिक्री से प्राप्त धन, बिजली का बिल, कपड़ों की खरीद, ऋण की किस्त। 26 नंबर प्रश्न है सही उत्तर होगा मजदूरी या कृषि उपज की बिक्री से प्राप्त धन हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, बिहार में मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत किसानों को प्रति हार्स पावर प्रतिमाह कितनी रियायती दर पर बिजली मिलती है? 25, 50, 75 या फिर 100। इसका राइट आंसर होगा 75। कितना? तो 75 रुपए। बिहार में गंगा नदी के किनारे वृक्षारोपण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल लकड़ी का उत्पादन, गंगा नदी के किनारे पर्यावरण का संरक्षण, नदी में प्रदूषण बढ़ाना, केवल पर्यटन को बढ़ावा देना। तो बिहार में गंगा नदी के किनारे वृक्षारोपण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर होगा गंगा नदी के किनारे पर्यावरण का संरक्षण हो जाएगा। बिहार में गंगा नदी के किनारे वृक्षारोपण योजना का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के किनारे पर्यावरण का संरक्षण। 29 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को कितने समय के भीतर आवेदन करना होगा? घटना के 30 दिन, घटना के 7 दिन, घटना के 90 दिन या फिर 180 दिन। तो बताना है आपको कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को कितने समय के भीतर आवेदन करना होगा? तो कितने समय के भीतर? तो घटना के 180 दिन के भीतर। तो ये सेकंड लास्ट प्रश्न था। तो जिसने भी अब तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बिहार में मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी राशि मिलती है? 25,000, 50,000, 75,000 या फिर 1 लाख। तो जिसने भी सही आंसर वी का चयन किया है 50,000 राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी राशि? तो 50,000। दोस्तों 30 प्रश्न थे आज की वीडियो में, हम 30 ही कराएंगे और टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से आप लोग कर लीजिएगा। तो बताइए कि 30 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा।
ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।